इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग को पूरा का पूरा समझेंगे। ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें हमारे चैप्टर में दी थी उसे कंसाइज मैनर में, जितना छोटा जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिखा जा सकता था वो लिख के हमने यहाँ पर बनाया है और हम इसी नोट से पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन की लिस्ट जो है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, जो आप कर सकते हैं, जो पहले आए हुए हैं या जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो भी आप उस लिस्ट में से कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास पावर शेयरिंग, ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमारे पास दो कंट्रीज़ की स्टोरी दी गई है, एक है श्रीलंका एंड एक है बेल्जियम। दोनों कंट्रीज़ में सेम प्रॉब्लम थी, जहाँ पर जो उनके लोग थे वो दो अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते थे। कोई कोई लैंग्वेज बोलता था और कोई लैंग्वेज बोलता था, या फिर वो दोनों अलग अलग रिलीजन के थे। द प्रॉब्लम वॉज कि दोनों के दोनों देशों में जो लड़ाई हो रही थी या जो प्रॉब्लम्स थी वो सिमिलर थी, बट दोनों देशों में दोनों देशों की जो प्रॉब्लम्स थी सेम होने के बावजूद एट द एंड एक देश ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जो कि हमारा बेल्जियम था। वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉल्व कर लिया। और दूसरा देश जो श्रीलंका था उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, तो वो भी हमें पढ़ना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो हुई कैसे, और अगर नहीं हुई तो वो फिर क्यों नहीं हुई। देन हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर शेयरिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनके टाइप पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो हो जाएगा खत्म। नाउ सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होता क्या है? तो अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक पावर का, किसके बीच में, या तो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो इसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। मतलब अगर कोई पावर है, अगर आपके पास किसी देश को चलाने की पावर है, तो वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ ना लग जाए, एक ही पर्टिकुलर पार्टी इंस्टीट्यूशन के हाथ ना लग जाए, इसके लिए पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। अब ये करना क्यों है? टू एंश्योर, ये पक्का करने के लिए कि एक बैलेंस ऑफ अथॉरिटी बनी रहे। अथॉरिटी जो है वो सिर्फ एक किसी ग्रुप के हाथ में ना लगे, और प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ अ सिंगल एंटिटी, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के हाथ में सारी पावर ना चली जाए, इसके लिए हम पावर शेयरिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले हम जिस देश की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है बेल्जियम की स्टोरी, कि बेल्जियम में प्रॉब्लम्स क्या थी और कैसे उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करा। सबसे पहले बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ती है हमारे पास। ये बॉर्डर शेयर करती है किन देशों के साथ? नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो ये चार हमारे पास यूरोपियन देश हैं जहां पर ये अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इनका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एथनिसिटी के बेस पर जो इनकी कॉम्पोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। अब वो कॉम्पोजिशन थी क्या? अब जो बेल्जियम था उसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग थे, जो कि कंपैरिजन करें अगर आप दूसरे जो एथनिसिटी के लोग थे जो कि डच स्पीकिंग थे, जो 59% थे उनसे, तो वो ज़्यादा रिच एंड पावरफुल थे फ्रेंच डच लोगों से। तो पहली प्रॉब्लम जो एक ये सोसाइटल, जिसे आप कह भी सकते हैं सोशल डिस्पैरिटी, जो ये महसूस करते थे डच लोग कि हम लोग ज़्यादा होने के बावजूद हम लोग लेच रिस हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम थी मेन। अब बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। अब ये जो हमने पढ़ा कि फ्रेंच जो है वो 40% थे और डच जो है 59% थे, इसका जस्ट उल्टा था आपके कैपिटल के अंदर। कैपिटल के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे एंड डच स्पीकिंग लोग जो थे वो 20% थे। इसका मतलब है कि जो कैपिटल, मेन जो सिटी है, उसके अंदर ज़्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे एंड कम डच स्पीकिंग लोग थे। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि फ्रेंच लोग जो थे वो ज़्यादा रिच थे क्योंकि वो अफोर्ड कर पाते थे कैपिटल में रहना, एंड ज़्यादा पावरफुल थे बिकॉज जब आपने कैपिटल में ही सबसे ज़्यादा लोग फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं तो पावर भी सबसे ज़्यादा वही लोग होल्ड करते थे। अब टेंशन, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो ये कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज़। तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ही यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। तो हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं कि क्या रीज़न थे जो फ्रेंच और डच कम्युनिटीज़ में टेंशन थी, क्या प्रॉब्लम था जिनमें ये दोनों कम्युनिटीज़ में टेंशन शुरू हुई। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फ्रेंच लोग जो थे, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे, वो मेजॉरिटी थे कैपिटल के अंदर। दूसरा,
द पावर वर इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंच पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक फ्रेंच लोगों के पास में पावर रही थी। तीसरा, फ्रेंच जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा एजुकेटेड थे। चौथा, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज के एक्सेस थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा पैसे वाले होंगे तो आपके पास रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और आप उससे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। पांचवा, वो पार्ट थे एरिस्टोक्रेसी ऑफ ट्रेड्समैन, मतलब जो ट्रेड ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड सोसाइटी होती है आपकी, मर्चेंट्स का ग्रुप होता है, इसमें इनका एक बहुत बड़ा पार्ट था। और लास्ट, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर थे। अब जब आपके पास हर चीज़ ही ज़्यादा होगी तो जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपने आप को इन्फीरियर फील करने लगेगी, और यही सेम हुआ था डच स्पीकिंग लोगों के साथ। जो ये सोशल डिस्पैरिटी थी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल डिस्पैरिटी लेड टू द टेंशन बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। 1950 से 60 के बीच में दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो ये सोशल डिस्पैरिटी थी, सोशल डिस्पैरिटी मतलब जो एक सामाजिक तौर पर जो ऊंच नीच हो रखी थी, जहां पर मतलब एक ग्रुप जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा ग्रुप जो है वो कम पावरफुल है। इससे हुआ क्या कि एक इन्फीरियरिटी की भावना आ गई डच स्पीकिंग लोगों में, और यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि अब हर जगह पर उनको बराबर का हक चाहिए था, क्योंकि उनको पीछे नहीं रहना था, तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए, ये जो इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आ गया था, इसको सही करने के लिए बेल्जियम ने करा क्या? बेल्जियम ने इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। इन्होंने सबसे पहले कि भाई डच लोगों को ये ना लगे कि हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके अंदर फ्रेंच एंड डच दोनों लोगों को उन्होंने एकदम इक्वल इक्वल कर दिया। मतलब मिनिस्टर्स जो होंगे वो आधे फ्रेंच होंगे, फ्रेंच बोलने वाले, और आधे होंगे डच बोलने वाले। सेकेंड, मोर आइसोलेटेड पावर दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, जैसे अगर कोई इलाका है जहां पर लेट से डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर एक कोई डच बोलने वाला नेता जीतेगा, तो इसीलिए उन्होंने पावर वहां पर ज़्यादा दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, कि अगर कोई इलाका ज़्यादा मेजॉरिटी में डच लोगों के साथ है तो वहां पर वो ज़्यादा उनके लिए भी काम कर सके, और बाकी सेंट्रल में क्योंकि दोनों लोग हैं तो काम वहां पर दोनों लोगों के लिए होगा। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। अब जो ब्रुसेल्स की स्टेट गवर्नमेंट थी, कैपिटल की स्टेट गवर्नमेंट जो थी, वहां पर उन्होंने दोनों कम्युनिटीज के लोग रख लिए। मतलब सब स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो दी, बट जो कैपिटल की स्टेट गवर्नमेंट थी वहां पर उन्होंने जो मिनिस्टर्स रखे वहां पर इक्वल कर दिए। सेंट्रल के साथ साथ इवन सिटीज में भी होती है ना, तो वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट कैपिटल की खुद की भी तो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा। देन अब ये जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के भी चांस हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेन चीज़ जो उन लोगों ने करी थी वो ये कि उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करी दोनों कम्युनिटीज़ के लिए। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड फैसले लेगी। फिर एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी जो कि डच स्पीकिंग लोगों के लिए बनी, जो कि डच रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड या आपके एजुकेशन के रिलेटेड, ये उनके ऊपर फैसले लेते थे। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि जो फैसले लिए जाते थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज से। अगर ये तीन इश्यूज आपको आ रहे हैं फ्रेंच स्पीकिंग, उसमें अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग है तो आप अपनी फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट से आप दरख्वास्त कर सकते हैं, फिर वो उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास आप डच स्पीकिंग है और आपको आपकी लैंग्वेज, एजुकेशनल, कल्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर वहाँ से रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें करके बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का साथ नहीं दिया, दोनों को इक्वल मौके दिए। अगर हमारे कैपिटल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन फ्रेंच का था तो उन्होंने ऐसा नहीं करा कि कैपिटल गवर्नमेंट में ज़्यादा पार्ट फ्रेंच को दे दें, उन्होंने दोनों को इक्वल मौके दिए। जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो दोनों जगह पर उन्होंने इक्वल रखे। तो ये आपका मेन हमारा बेल्जियम की होल एंड सोल स्टोरी थी। अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि उन्होंने जो ये पूरा करा था इसका नाम एकोमोडेशन था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमें ब्रीफ में छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग अब श्रीलंका की भी एक बार स्टोरी देख लेते हैं और फिर कंपैरिजन करेंगे दोनों स्टोरीज में। नाउ अब हमारे सामने है स्टोरी ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका कहाँ पर है। पहले तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंड देन प्रॉब्लम्स थी क्या क्या। सबसे पहले श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आपको पता है हमारे भारत के साउथ में पड़ता है,
और एक आइलैंड है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दूसरा, हमारे सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर है, ये हमने पढ़ लिया। इसकी पॉपुलेशन लगभग दो या 2 सवा 2 करोड़ के आसपास है, तो ये भी हमें पहले से पता है। अब जो ये पॉपुलेशन के अंदर कॉम्पोजिशन क्या था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिन्हाला बोलने वाले, मतलब सिन्हाला भाषा बोलने वाले, वो 74% लोग थे, एंड तमिल स्पीकर्स जो थे वो 18% थे। अब श्रीलंकन जो तमिल थे, हमारे तमिल स्पीकर, ये दो थे, एक श्रीलंकन तमिल और एक थे हमारे इंडियन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल जो थे वो इस 18% में से 13% थे, एंड इंडियन तमिल जो थे वो 5% थे। जो श्रीलंकन तमिल थे वो मोस्टली नॉर्थ और ईस्ट ऑफ श्रीलंका में बसे हुए थे, और हमारे इंडियन तमिल जो थे, इनका हमें वो बताया हुआ है कि इनका ओरिजिन क्या है। तो हमारे इंडिया में जब कॉलोनियल पीरियड था, तो उस समय प्लांटेशन के लिए जो जो लोग श्रीलंका गए थे वो वहीं पर बस गए, और उसके बाद जो जब उनकी जनरेशन आगे बढ़ी तो वही आगे जाकर इंडियन तमिल के नाम से वहाँ पर जानी गई। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि उनका मेन इंट्रोडक्शन क्या है, श्रीलंका में क्या क्या लोग थे, कैसे कैसे था। अब इसके बाद है वहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू कैसे हुई, मेन प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका थी क्या। सबसे पहले, क्योंकि हमने पढ़ा 74% सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे, तो मेजॉरिटी में कौन थे, सिन्हाला। ठीक है, अब 1956 में देखें, अगर आप ध्यान दें तो हमने बेल्जियम में पढ़ा कि वहाँ पर एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन में थी, मेजॉरिटी में थी कैपिटल में, बट स्टिल उन्होंने बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी डच लोगों को, डच स्पीकिंग लोगों को, और जिससे वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट जो मेन प्रॉब्लम श्रीलंका की ये थी कि यहाँ पर सब कुछ इन्होंने मेजॉरिटी के फेवर में किया, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसे मेजॉरिटेरिज्म कहते हैं, बट वो एक अलग चीज़ है जो आगे आएगी। सबसे पहले हमारे पास 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दिया गया, एक एक्ट को पास करके। मतलब उनकी जो पार्लियामेंट होगी, उन्होंने एक एक्ट पास करा और उन्होंने सिन्हाला को 1956 में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल। जब आप अपने देश में रहने वाले बाकी लोगों से पूछेंगे भी नहीं कि हम इस अपने देश में ये करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम की शुरुआत तो आपने कर दी। तो दैट्स यही चीज़ वहाँ पर हुई है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो है उसने पॉलिसीज़ बनाई। अब जो गवर्नमेंट ने ये करने के बाद जो पॉलिसीज़ बनाई, उसके अंदर भी उन्होंने सिन्हाला को पूरा पूरा फेवर दिया। जैसे कि उन्होंने सिन्हाला एप्लीकेंट्स जो यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, उनको बहुत ज़्यादा फेवरिंग करी, उनको ज़्यादा सेलेक्ट करने के ऊपर उनका ध्यान रहता था। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद जो स्टेट था वो प्रोटेक्ट करता था और प्रमोट करता था बुद्धिज़्म को। अब आप सोचेंगे इसका क्या लेना देना, तो मोस्टली जितने भी सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, एंड इससे एक और गलत मैसेज गया कि ये लोग उनके इंटरेस्ट, मतलब उनके लैंग्वेज को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, उन लोगों को तो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो रिलीजियस जो उनके इंटरेस्ट है उनका भी ये लोग फेवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट फेवर कर रही है। अब इससे सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, और जो हमारे तमिल थे, श्रीलंकन तमिल, उनके मन में ना एक फीलिंग आ गई जिसे हम बोलते हैं एलियनेशन की। एलियनेशन क्या होता है, एलियनेशन आपका ऐसा होता है कि जब आप ये समझे कि आपको लेफ्ट आउट कर दिया गया, आपको छोड़ दिया, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपको फुल्ली इग्नोर किया जा रहा है, तो आप एक लेफ्ट आउट की तरह फील करते हैं। और वही सेम फीलिंग श्रीलंकन तमिल्स कर रहे थे। ना उनकी लैंग्वेज को कोई कंसिडरेशन दे रहे थे, ना ये लोग उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी इनको फेवरिंग नहीं मिल रही थी। तो बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हो गए थे, और इसकी वजह से श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हमने पढ़ ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, बट ये प्रॉब्लम्स जो एलियनेशन आई श्रीलंकन तमिल्स में, तो श्रीलंकन तमिल्स को चाहिए क्या था, वो मेन मांग क्या रहे थे गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हुआ कि ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने उनको करके नहीं दिया। तो हम फर्स्ट चीज़ जो हमें 3 चीज़ें मेन याद रखनी है। पहली चीज़, उनको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी एजुकेशन सिक्योर करने में, जॉब्स में। मतलब जैसे रीजन होता है ना, एक पर्टिकुलर इलाका जो है उनको उसमें ऑटोनॉमी चाहिए थी, उनको एक अलग इलाका चाहिए था जो कि जिसमें वो रह सकें। दूसरा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल चाहिए थी एजुकेशन और जॉब्स के उसमें। मतलब आप यूनिवर्सिटीज़ में जो सिन्हाला को फेवर कर रहे थे वो आप फेवर ना करें, एंड जॉब्स में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको चाहिए थी। जो 1956 में हमने पढ़ा था ना यहाँ पर
कि 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तो ये लोग बोल रहे थे कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ऐसा इनकी मांग थी। और लास्ट चीज़ जो कि मतलब सारा मेन जो करा धरा था वो यही था कि जब ये दोनों पॉइंट नहीं माने गए तो बार बार उनका डिनायल करते रहे जब गवर्नमेंट, तो श्रीलंकन तमिल इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने एट द एंड 3 मेन मेजर मतलब उन्होंने कदम उठाए। पहला कदम ये था कि उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू करी। अब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू करी उसमें से एक एग्जांपल हमारे पास है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, ये इसीलिए बनाई गई थी कि अब हम बहुत हुआ, अब हम कदम उठाएंगे जिससे इन लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। और इसी से इवेंचुअली एट द एंड हमारे पास हमें क्या देखना पड़ा, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर। सिविल वॉर वहाँ पर इसीलिए हुई क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को आप मना कर देंगे कि हम आपकी बात ही नहीं सुन रहे, इवन दो वो आपके देश के एक सिटीजन है, तो प्रॉब्लम्स तो आपने खुद ही क्रिएट करी हैं। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो गई थी और इसको इन्होंने सॉल्व नहीं किया। वो बार बार मेजॉरिटी को ही आगे करते रहे। तो इसीलिए हम आगे चलकर इन दोनों देशों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम ने एकोमोडेशन करके सॉल्व कर लिया और किस तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम आई। ठीक है, नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। तो मेन पहले तो ये जान लें कि हम लोग सिविल वॉर हुई क्यों थी। तो सिविल वॉर हुई थी, वो हमने पढ़ा कि सारी बातें ना मानने की वजह से, उनकी एटलीस्ट कुछ भी तो बात मानते, उनसे बात करने की कोशिश करते, ऐसा ना होने की वजह से जब वो लेफ्ट आउट फील करने लगे तो सिविल वॉर एट द एंड ब्रेकआउट हो गई। सिविल वॉर होता क्या है, जब दो या दो से अधिक ऑपोजिंग ग्रुप, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर ऑपोजिंग ग्रुप, जब एक ही कंट्री में आपस में अपोज कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए विच इज़ सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। जब दो ग्रुप जो कि अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, जिनका अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग उनके इंटरेस्ट्स हैं, और जब वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, विवाद में आ जाए, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाए कि वो ऐसा लगने लगे कि एक युद्ध हो गया, युद्ध की तरह हो गया, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिविल वॉर कह देते हैं। जब देश के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया सिविल वॉर है क्या। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आपके कि फैक्टर्स विच लेड टू द सिविल वॉर इन श्रीलंका, वैसे तो हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या रीजंस थे श्रीलंका के में सिविल वॉर होने के, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये हमारे पास आपके पास 5 पॉइंट हैं, इसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट एटलीस्ट याद करके रखें, एज इट इज़ आपको वहाँ पर पेपर में लिख के आने हैं। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है कि श्रीलंका में जो ये प्रॉब्लम थी मेजॉरिटेरिज्म की, ये इसका रीज़न क्या था, सिविल वॉर का रीज़न क्या था। सबसे पहली प्रॉब्लम जो सिविल वॉर भड़काने में सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो ये कि श्रीलंका जो थी वो जिस पॉलिसी को अपना रही थी उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। अब जो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जितने भी श्रीलंकन तमिल थे उनको फील होने लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मतलब जब आप एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी को सब कुछ फेवर करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा है, मेजर्स टेकन इन मेजॉरिटेरियनिज्म ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन among Sri-Lankan Tamils. They felt that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. जो हमने पीछे पढ़ा, क्योंकि सिर्फ मेजॉरिटी को आप लोग फेवर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में उनको ही फेवर कर रहे हैं, जॉब सारी उनको ही दे रहे हैं, इवन लैंग्वेज भी आप ही ने उनकी चुन ली। तो फिर जब इतनी सारी चीज़ें आप उनके फेवर में कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड प्रॉब्लम भी आपको पता है, एथनिक टेंशन। जब दो कम्युनिटीज़, एक सिन्हेलीज एंड तमिल, जब ये दो लैंग्वेज बोलने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं इनके अंदर वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट फैल गया, पूरे बड़े स्तर पर जब ये कॉन्फ्लिक्ट फैल गया तो आपको पता है कि सिन्हाला वाले जो लोग थे वो गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी थी, इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी थी। इससे एक फीलिंग आई मार्जिनलाइजेशन की एंड एक्सक्लूजन की अमंग द तमिल माइनॉरिटी। तमिल माइनॉरिटी को ये लगा
कि जो गवर्नमेंट है वो उनको मार्जिनलाइज कर रही है, एक कोने में ढकेल रही है और एक्सक्लूड कर रही है किसी भी तरीके के बातचीत से। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है, बट वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो उनको मार्जिनलाइज कर रहे थे, उनको एक्सक्लूड कर रहे थे हर चीज में। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी। तीसरी प्रॉब्लम, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। अब पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस का मतलब क्या है, जैसे कि देखें, जब श्रीलंकन तमिल डिमांड कर रहे थे कि आप एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाएं, अब ये भी बात हमने पढ़ी थी ना, वहां पे लिखा था रीजनल ऑटोनॉमी। तो रीजनल ऑटोनॉमी जब मांग रहे थे तमिल स्टेट, तो श्रीलंकन तमिल्स की बात को एटलीस्ट कंसीडर करने की बजाय उन्होंने क्या करा कि उसकी बात को सिरे से नकार दिया। तो यहां पर देखें क्या लिखा है, जो तमिल इलम थे, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंट persecution by the Sinhalese dominated government, this led to the formation of political parties such as LTTE, which fought for an independent state। मतलब जब आपने उनकी बात को सिरे से नकार दिया, आप उनको कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वायलेंट परसिक्यूट कर रहे हैं, मतलब आप उनकी बात नहीं मान रहे, उनको जहां भी वो ग्रुप बनाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मार रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं उनके साथ। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने LTT एक ग्रुप बनाया और जिसकी बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए लड़ाई करी। नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी। जब हमारा श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, उसके बाद इन्होंने पहला एक्ट जो पास करा वो साफ साफ दर्शाता था कि सारी प्रॉब्लम्स जो है ये खुद खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि पहला एक्ट 1956 में इन्होंने सिन्हाला ओनली एक्ट लेके आए। हमने पढ़ा था पीछे कि 1956 में इन्होंने सिन्हाला जो भाषा है उसको इन्होंने चूज करा था एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, रिप्लेसिंग इंग्लिश। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंग्लिश को हटाकर सिन्हाला को एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिसकी वजह से लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट तमिल जो है वो महसूस करने लगे अपने लिए, कि हमारी भाषा पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। इंग्लिश हटाकर, जो कि एक शायद से दोनों के लिए ठीक रहता कि वो एक बीच की मतलब जिसे कहते हैं ना मीडिएटर भाषा हो जाती जो दोनों लोग यूज करते, बट उन्होंने हटाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भाषा को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देन एक और आपका एक्ट आता है कुछ ही सालों बाद, जो कि उनको क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका बुद्धिज्म को फेवर कर रही थी, जो कि फॉलोड बाय सिन्हलीज। मेजॉरिटी में जो सिन्हाला वाले लोग थे, सिन्हाला बोलने वाले, वो बुद्धिज्म के सपोर्टर थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। एंड जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन दे दी बुद्धिज्म को, तो यहाँ से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि आपने तमिल के लिए फिर कुछ नहीं करा, जो तमिल भाषी लोग थे, बट आपने फिर से बुद्धिज्म को वो करके आपने सिन्हाला के फेवर में अपना रुख दिखा दिया। तो ये एक और प्रॉब्लम थी। नाउ मेन इन सब बातों से क्या पता चलता है, क्योंकि पॉलिटिकल जो आपका जगह है जहां पर ये सब फैसले लिए जाते हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेशन की कमी थी। मतलब जब गवर्नमेंट में आप तमिल लोगों को लेंगे नहीं तो उनकी बात आपको पता नहीं चलेगी, और जब बात पता नहीं चलेगी तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं ये होंगी ही होंगी। तो सबसे मेन पॉइंट है कि वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की वजह से, क्योंकि तमिल्स को गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन में अंडर रिप्रेजेंट करवाया गया था, उनको बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे थे, इससे ये फीलिंग आने लगी कि भाई हमें करा जा रहा है मार्जिनलाइज, हमें करा जा रहा है एक्सक्लूड, और इससे उनके जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट था इसमें एक फ्यूल की तरह इसने काम करा और इवेंचुअली सिविल वॉर हो गई। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि हम जो ये दो मेन पॉलिसीज पढ़ने वाले थे इस चैप्टर में, जो कि आपकी टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, कि एक बेल्जियम जिसने पावर को एकोमोडेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में, जो कि उनको पता है कि इन देश में रहने वाली हैं इक्वली, उन्होंने और ज़्यादा फैसले लेने शुरू करे, जिसकी वजह से ये ना लगे कि इस देश में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी बिलोंग करती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम श्रीलंका को देखें तो उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी फैसले लिए वो सिर्फ सिन्हाला डोमिनेंट फैसले थे, एंड जिसकी वजह से उनको सिविल वॉर का सामना करना पड़ा। नाउ अब यही जो हमने बात अभी अभी करी है, यही अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट, कि कैसे दोनों देशों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था, जो कि हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, बट अगर पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो आप उसे लिखेंगे किस तरीके से, तो वो मैं आपके लिए चार्ट की फॉर्म में बना के लाया हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में एकोमोडेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पावर का, अगर पेपर में आता है कि हाउ डिड
बेल्जियम फेस द प्रॉब्लम या टैकल द प्रॉब्लम जो उनके यहाँ पर थी एथनिसिटी के बेस पर, वो कैसे उन्होंने सॉल्व करी, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम ने 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया, अमेंडमेंट्स किए, चेंजेस किए, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने पावर को। 4 पर्टिकुलर हम पॉइंट्स याद रख सकते हैं पेपर के लिए कि एकोमोडेशन 4 पॉइंट्स में अगर हमें लिखना हो तो क्या है। पहला, जो कि हम ये पढ़ भी चुके हैं, ये सेम पॉइंट्स हमने फर्स्ट पेज पर पढ़े थे, इक्वल फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर उन्होंने कर दिए, ये हमने पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल कर दी दोनों कम्युनिटीज के। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट, आप ये भी हमने पढ़ा था। स्टेट गवर्नमेंट को एक अलग से आइसोलेटेड पावर दी गई कि भाई आप अपने काम को करें जिस तरीके से आपको करना है, जो मेजॉरिटी में आपके स्टेट में है आप उसके लिए फैसले लें, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। कैपिटल में हमने पढ़ा था दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स को रख के उस ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट बनाई गई। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 मेन वो चीज़ें थी, कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन। अगर ये 3 प्रॉब्लम्स आपको हैं और आप अगर फ्रेंच बोलते हैं तो आप अपनी फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट से इसको सही करने के लिए बोलेंगे, या फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान देगी। ऐसे ही एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो डच की इन चीज़ों पर ध्यान देती थी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट से लोकल लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन पे ध्यान दिया जा रहा था, दोनों पर बराबर रूप से। तो ये हमारा एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या हुआ था श्रीलंका के अंदर। नाउ, श्रीलंका में जो उन्होंने गलती करी थी उसके बारे में हमें पढ़ना है कि जो उन्होंने मेजॉरिटी को फेवर करने वाला काम किया वो गलत था, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी और इफेक्ट क्या हुए उसके। श्रीलंका ने ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं करी जो प्रॉब्लम हमारे बेल्जियम ने सॉल्व कर ली थी। सेम प्रॉब्लम थी बट ये सॉल्व नहीं कर पाए। इन्होंने कॉन्सेप्ट फॉलो करा किस चीज़ का, मेजॉरिटेरियनिज्म का, जहां पर ये लोग मेजॉरिटी को फेवर करते रहे। अब मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है, अगर आपके पास पेपर में कॉन्सेप्ट आता है कि आप इफेक्ट बताएं तो सबसे पहले आप डिफाइन कर दें कि मेजॉरिटेरियनिज्म है क्या। तो मेजॉरिटी ग्रुप जो है उसे शुड हैव द फ्रीडम टू गवर्न अ नेशन। इनके हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो मेजॉरिटी में ग्रुप है उसको नेशन चलाने का अधिकार होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है ऑब्वियसली। बट ये मेजॉरिटेरियनिज्म यही कॉन्सेप्ट में रखता है कि जो भी मेजॉरिटी में एक देश के अंदर लोग हैं वो देश को चलाएंगे विदाउट रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड डिजायर ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट्स का, उनके बिल्कुल किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं ये लोग। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम थी कि मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं वो देश चलाएंगे और वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली गलत है। तो इसके इफेक्ट क्या हुए हम वैसे ये पढ़ चुके हैं, बट मैं 5 पॉइंट्स बना के लाया हूँ। 5 पॉइंट्स में हमने वही पढ़ा। पहला, जब आप मेजॉरिटी को फेवर करने लगे तो जितने भी तमिल्स हैं उनको एलियनेशन की फीलिंग आने लगी। उनको लगने लगा कि हमें लेफ्ट आउट कर दिया गया, हमें इग्नोर कर दिया गया है, हमें मार्जिनलाइज कर दिया गया है। आप बहुत सारे टर्म यूज़ कर सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। फिर डिस्क्रिमिनेशन इन राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जब आप मेजॉरिटी को फेवर करेंगे तो इनको लगने लगा कि भाई हमारे जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी जॉब की या हमारे बच्चों के एजुकेशन की, वो सारी हमसे छीनी जा रही हैं, हमें फेवर बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, जब इनके ऑटोनोमस तमिल प्रोविंस को रिजेक्ट किया गया तो इनको भी लगने लगा कि भाई ये तो हमारी कुछ बात ही नहीं सुन रहे, क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट हमारे एक स्टेट तो दे दो अलग, वो भी नहीं दिया इन्होंने। फिर तमिल लैंग्वेज की जो मांग करी थी इन्होंने ऑफिशियल, वो भी नहीं किया, क्योंकि मेजॉरिटी को बस फेवर करना था। तो यही तो इफेक्ट है मेजॉरिटेरियनिज्म का। जब आप मेजॉरिटेरियनिज्म का फॉलो करेंगे तो आप दूसरे का ध्यान नहीं देंगे, यही तो लिखा था ना यहाँ पर, विदाउट रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड डिजायर ऑफ द माइनॉरिटी। और लास्ट है, जब ये आप चारों चीजें नहीं करी इन्होंने तो वो एंड अप हुआ किसमें, सिविल वॉर के अंदर। ठीक है, तो अभी तक जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे जो टॉपिक है वो मेरे को बताने की भी ज़रूरत है कि रीज़न क्या है पावर शेयरिंग का। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, पावर को सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हाथ में रख देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
अब हमारे पास है रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के रीजंस क्या हैं? दो तरीके में इसे बांटा गया है हमारी बुक के अंदर। हमें कुछ प्रूडेंशियल रीजंस दिए गए हैं एंड कुछ मोरल रीजन दिए गए हैं। सबसे पहले तो प्रूडेंशियल और मोरल में फ़र्क क्या है, तो मैंने यहीं पर ब्लू पेन से लिखा भी हुआ है कि प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या है कि अगर हम ये सोचते हैं कि पावर शेयरिंग को लाने से बेटर आउटकम आएगा तो ये एक प्रूडेंशियल रीज़न है। और अगर हम ये मानते हैं कि पावर शेयरिंग खुद ही वैल्यूएबल है, मतलब पावर शेयरिंग लाओ और वो वैल्यूएबल है ही, तो वो मोरल रीज़न है, नैतिक जिसे बोलते हैं ना, तो ऐसा है। अब अगर हम मानते हैं कि पावर शेयरिंग अच्छा है तो क्यों अच्छा है? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को हटाएगा बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये स्टेबिलिटी लेके आएगा ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब जो भी हमारा पूरा का पूरा काम क्रिया करने का तरीका होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन अगर बराबर है। जैसे लेट से हमारे बेल्जियम ने दोनों तरीके से दोनों कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को लाकर पॉलिटिकल ऑर्डर को सही कर लिया, जिससे सारे काम एकदम आराम से स्मूथली होने लगे। और एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं सबके लिए अच्छा है कि हमारा पावर शेयरिंग जो है वो लागू हो जाए। अब पावर शेयरिंग अच्छा तो है, ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि अच्छे आउटकम कैसे आएंगे, बट पावर शेयरिंग अच्छा है, वैल्यूएबल है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब एक आत्मा की तरह है। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सबके लिए काम करना है, सबके लिए कुछ ना कुछ हो, है ना? तो पावर शेयरिंग करने से सबके लिए काम अच्छे से होता है और ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। ये वैल्यूएबल है, ये तो हमें पता ही है कि भाई पावर शेयरिंग ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है कि इक्वली सबको मौके मिलते रहें। और एवरीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस, मतलब अगर हमें गवर्नमेंट रिलेटेड फैसले लेने हैं तो हमें सिर्फ मेजॉरिटी से नहीं पूछना या सिर्फ माइनॉरिटी से भी नहीं पूछना, हमें दोनों लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास पावर शेयरिंग अच्छा है। इसका मोरल रीज़न ये भी है। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीजंस क्या क्या है पावर शेयरिंग के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तीन मेन फॉर्म्स होती हैं पावर शेयरिंग की। पहली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फिर हमारे पास है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, एंड देन है हमारे पास कुछ दो छोटे छोटे से टॉपिक जो कि हम एट द एंड पढ़ेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब होता है जब हम लाइन को स्लेंट लेके रखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर स्क्रीन पे देखें ऐसे। तो जो पावर है वो किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं मिली है, सबको एक तरीके से काम मिला हुआ है। जैसे कि आप इस फिगर में देखें, पावर जो है वो हमारे देश में तीन मेन हिस्सों में बांटी गई है। लेजिस्लेटिव, उसके बाद है हमारे पास एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हमें पता है लेजिस्लेटिव का क्या काम है, जिसे हम हिंदी में हम लोग विधायिका भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हमारे लिए एक्ट बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, या जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन के डाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है हमारा? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं उस पर्टिकुलर लॉ का जो लेजिस्लेटिव ने बनाया है। एंड फिर जुडिशरी क्या हुई? जुडिशरी होती है हमारी जब उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं एग्जीक्यूटिव, उसे कोई फॉलो नहीं करता, उसको तोड़ता है, उससे बाहर एक्ट करने की कोशिश करता है, तो जुडिशरी उसको फैसला सुनाती है, उसको सजा देती है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, तो एक बार इसको भी फटाफट से पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है यहाँ पर। When the power is shared among different organs of the government, जो कि हमारे पास हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से होता क्यों है, मतलब हॉरिजॉन्टल नाम क्यों रखा गया? बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। कहने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पावर जो है वो सेम लेवल पर एक्सरसाइज की जा रही है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, किसी के पास ज़्यादा या कम पावर नहीं है, सब बराबर है। दिस सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसा ना हो जाए कि एग्जीक्यूटिव वाले लोग ज़्यादा पावर यूज़ कर पाएँ या जुडिशरी ज़्यादा पावर यूज़ कर पाए, सब लोग एक दूसरे को इन चेक रख सकें। इसलिए ये वाला जो तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर एक जज चुना गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, दे कैन स्टिल चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर। अगर एक जज चुना जाता है
और वो जज बनता है, लेट्स से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को देखें तो क्या वो हमारे पार्लियामेंट में हुई कार्रवाई को क्या चैलेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये क्रॉस चेकिंग जो होती है हमारे यहाँ, जिसे हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बोलते हैं, दिस इज द एसेंस जो कि हमें ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर प्रोवाइड करती है। जो कि हम देखते भी हैं कि एक पर्टिकुलर अगर गलती कोई कर रहा है तो उसे दूसरा इन चेक रख सकता है, अगर जुडिशरी गलती कर रही है तो उसे लेजिस्लेटिव इन चेक रख सकती है। तो ये हमारे पास था टॉपिक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि पावर जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है। सबसे स्ट्रांग हमारे देश में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वो सारे फैसले लेती है जो हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। आपको पता होगा संविधान में हमारी यूनियन लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर फैसला कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है आपका स्टेट लिस्ट, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उस पर फैसला कौन लेता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। एंड फिर म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, आरडब्ल्यूए वगैरह जो हैं वो नॉर्मल लेवल की गवर्नमेंट हैं जो लोकल लेवल पर काम करती हैं। तो इनको काम के हिसाब से बांट दिया गया है कि आप किस किस क्षेत्र पर ध्यान देंगे। अगर कोई मैटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसको पूरे देश का मतलब मैटर है, जैसे डिफेंस हमारा स्टेट यूनियन लिस्ट में आता है, क्योंकि डिफेंस किसी भी राज्य के ऊपर नहीं छोड़ सकते, तो वो एक यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। और स्टेट लिस्ट में नॉर्मल जो मैरिज के, एग्रीकल्चर वगैरह के जो टॉपिक होते हैं वो आ जाते हैं। फिर आपका हो गया इसकी डेफिनेशन कि पावर इज डिवाइडेड अमंग द गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग एट वेरियस लेवल इन अ हियरार्किकल फॉर्म। मतलब एक हियरार्की रखी जाती है, एक लेवल रखा जाता है ऊपर से नीचे का कि किसको क्या काम करना है, ये पर्टिकुलरली डिफाइन है। यहाँ पर कोई इनचेक नहीं रखता। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम को करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने कामों को करती है और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट अपने कामों को करती है। हम ये कह सकते हैं बेशक कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से ध्यान रखती है कि स्टेट कोई गलत काम ना करे, एंड अगर स्टेट को कोई भी सपोर्ट चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास जो मौजूद है वो है पावर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर बांटी जाती है, वो कैसे बांटी जाती है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स में पावर कैसे शेयर की जाती है। नाउ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस बेसिस पर या लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ये इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है टू अवॉइड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर हार्मनी अमंग दीज ग्रुप्स। मतलब अगर आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि रिलीजियसली अगर कोई सोशल ग्रुप है या लिंग्विस्टिक बेस पर कोई सोशल ग्रुप है, वो इसलिए किया जाता है कि कोई कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सब में हार्मनी रहे। जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सोशल ग्रुप है, सामाजिक कोई ग्रुप है जो कि रिलीजियस बेस पे बनाई गई है, धर्म के आधार पर बनाई गई है या कोई भाषा के आधार पर बनाया गया है, तो उनमें भी पावर शेयरिंग, उनको भी एक हिस्सा बनाया जाता है डिसीजन मेकिंग का, कि कोई भी बाद में जाकर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट किए जाते हैं इन वीकर सेक्शन को एम्पावर करने के लिए कई देशों के अंदर, और इनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक पार्ट दिया जाता है कि इनका भी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो रखें, कि इनका भी ध्यान रखा जाए कि क्या ये चाहते हैं। नेक्स्ट, कई देशों के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस को सपोर्ट करते हैं, जो कि वीकर ग्रुप के लिए हैं। वीकर ग्रुप से क्या मानना चाहते हैं? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा EWS, हमारे देश में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, ऐसा आपने सुना होगा। लेट्स से जो हमारे यहाँ पिछड़ा समाज है, तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ उनको रिजर्वेशन दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर कि ये जो सीटें हैं इन पर यही पर्टिकुलर कम्युनिटी चुनाव लड़ सकती हैं। एंड जब वो ऑब्वियसली जब वो वहाँ से आएंगे चुनाव जीतकर, जब वो MP या MLA बनेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो जब भी बातचीत होगी तो अपने कम्युनिटी का फेवर रखेंगे, और इससे होता क्या है कि एटलीस्ट उनकी कम्युनिटी तो रिप्रेजेंटेशन में आ रही है ना। तो यही हमारा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर हम किस तरीके से उनका भी हित ध्यान रखते हैं, उनके भी इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, ये हमें बताया गया है। लास्ट हमारा टॉपिक है किस तरीके से पावर को हमने पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स में बांटा गया है। अब आपको एक बात पता है, सबसे पहले अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग ये भी एविडेंट है इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट अफेक्ट और कंट्रोल दीज इन पावर। कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर करती हैं,
प्रेशर ग्रुप्स पावर शेयर करते हैं, मूवमेंट्स भी पावर शेयरिंग करवा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, आपने सुना होगा कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, जो दो पर्टिकुलर गवर्नमेंट मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है, उसे हम गठबंधन सरकार भी कहते हैं। तो जब दो पर्टिकुलर पार्टीज ने गवर्नमेंट बनाई तो क्या दोनों के पास वो पावर जो है वो शेयर हो गई? बेशक वो एक पार्टी है, गवर्नमेंट चला रहे हैं, बट पावर शेयरिंग तो हो गई ना। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। दूसरा, different political parties belonging to different social group and ideologies necessitate the need for power sharing to function effectively। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जिनका अलग अलग आइडियोलॉजी है, ये एक नेसेसिटी है कि अगर पावर को इक्वली नहीं बांटा गया या पावर सबके हाथ में नहीं रही तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंटरेस्ट दबा दिया जाए। एंड जब दो या दो से ज्यादा पार्टी अलायंस बनाती हैं टू रन इन इलेक्शन, ये भी एक पावर शेयरिंग का टाइप है जो कि ओकेशनली हो सकता है। दे स्टैब्लिश अ कोएलिशन गवर्नमेंट और पावर को शेयर करते हैं अगर उनका अलायंस जीत जाता है तो। इसका एग्जाम्पल भी है आपके पास। अभी रिसेंटली आपके मुंबई में चुनाव हुए थे, तो वहां पर आपके पास दो फ्रंट बने थे। एक एनडीए का अलायंस था, बीजेपी और शिवसेना वाला और अजीत पवार वाला, और एक और अलायंस था जिसे हमने महाविकास अघाड़ी बोला था। अगर आप नोटिस करें तो एक पर्टिकुलर अलायंस जो एनडीए वाला था वो हिंदुओं को एज अ मेन टारगेट लेके चल रहा था कि भाई हमें ये इन पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखना है, हम मेन एक इस फ्रंट पर काम कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी ये है। जो महाविकास अघाड़ी था वो एक अलग आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था। तो आपको दो अलग अलग अलायंस मिले थे जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। उन अलायंस के अंदर भी जो अलग अलग पार्टीज थी वो अलग अलग लोगों के लिए थी। तो जिस भी अलायंस की सरकार बनती, जो कि हमारे केस में एनडीए की बनी है, तो सरकार में बीजेपी भी थी, आपकी शिवसेना भी थी एंड आपकी अजीत पवार वाली एनसीपी भी थी। जब इन तीन पार्टी से मिलकर एक सरकार बनेगी तो क्या ये तीनों पार्टी अपने रिलेटेड पर्टिकुलर कम्युनिटीज का ध्यान रखेंगे? तो यही है पावर शेयरिंग, इन तीन हिस्सों में हो गई। चला एक गवर्नमेंट रहे हैं बट पावर तीन हिस्सों में बटी हुई है। एंड लास्ट, कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश में ना मूवमेंट्स चलते हैं, जैसे अभी आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखा होगा, दिल्ली में हो रहा है। तो ये भी पावर शेयरिंग का एक टाइप है, क्योंकि ये लोग भी सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। तो जब आपने कोई चीज़ चेंज करवा ली सरकार से तो वो पावर शेयरिंग का ही तो टाइप हो गई ना। तो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने की मना नहीं है, आप सरकार से परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो यही लिखा है, फाइनली पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अच्छा, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब में पावर कैसे बटी हुई है अगर हम ध्यान दें तो आपको पता है ट्रेड यूनियन होते हैं। अगर सरकार कोई फैसला सुनाती है, जैसे अभी आपको याद होगा आज से एक साल डेढ़ साल पहले एक ट्रक के ऊपर फैसला आया था कि उनको डैश कैम लगाना जरूरी है वरना फाइन लगेगा, और उसके ऊपर जितना भी ट्रक यूनियन था पूरा का पूरा वो लोग हड़ताल पे बैठ गए, स्ट्राइक पे बैठ गए, जिससे ये फैसला सरकार को होल्ड करना पड़ा। तो अगर आपको पता हो कि जो ट्रक यूनियन है इसने एक फैसला जो कि सरकार पास कर रही थी उसको बंद करवा दिया, रोक लगवा दी, स्टे लगवा दिया, इसका मतलब ये लोग भी एक वो रखते हैं, पावर रखते हैं जो सरकार को मजबूर कर सकती है अपने फैसले को बदलने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे इस चीज़ पर काम करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंट कमिटीज़ में, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मूवमेंट के थ्रू ये लोग डिसीजन इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड जो बड़े बड़े ट्रेडर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग सरकार से कम्युनिटीज़ में, गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ में बातचीत करते रहते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं। अगर कोई फैसला सरकार को आज की डेट में टेलीकॉम इंडस्ट्री के रिलेटेड लेना है तो विदाउट कंसिडरिंग और उनसे बातचीत किए जियो वालों से, रिलायंस जियो से, अगर सरकार फैसला नहीं लेगी, क्योंकि आज की डेट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जियो है, तो उनसे सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी, कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट डाल दें उसके बाद, जिसमें आप ये लिख दें नोट्स, तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा जहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग इसी तरीके से पूरी की पूरी एसएसटी को कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख दें। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा जहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको दे दूंगा कुछ समय में,
जहाँ से आप इसके पर्टिकुलर हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें क्योंकि एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। ठीक है,